गुड मॉर्निंग। आज हम 12th पॉलिटिकल भाग 2 जिसका लेसन 2 मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व और कर्तव्य इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने अगली क्लास में मौलिक अधिकारों के बारे में बात की थी और मौलिक अधिकार जिन्हें हमें संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका हम अध्ययन करें, जिसमें हमने कल अनुच्छेद 12 जिसमें किसका उल्लेख है राज्य शब्द के लिए और अनुच्छेद 13 जिसमें किसका उल्लेख है विधि संबंधी, इस बात का लेकर बात कर ली। आज हम मौलिक अधिकार का सबसे पहला अधिकार जो हमें नागरिकों को प्राप्त हुआ है या प्राप्त है, जिसका नाम है समानता का अधिकार। सभी जानते हैं समानता का अधिकार अर्थात सबको एक समान मानना। इसे हम अनुच्छेद 14 से 18 तक के मध्य पढ़ेंगे। 14 से 18 के मध्य इसका उल्लेख किया हुआ है, किसका? समानता के अधिकार। इसमें सबसे पहले समानता के रूप में हमें कुछ बातें यहाँ देखनी है या कौन कौन सी समानता हमें प्राप्त है। पहली समानता है कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 अर्थात भारत के प्रत्येक नागरिक या सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो, अर्थात हमें कानून के समक्ष समान रूप से समानता प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14 के तहत। दूसरी समानता के रूप में हम देखें तो कौन सी समानता हमें प्राप्त है? तो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म दिवस या जन्म स्थान के आधार पर किसी से विभेद न करना। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। बस ये प्रश्न है, इसलिए इसको मैं दोहरा रहा हूं कि प्रश्न ये भी आ सकता है कि किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद न करना, यह संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है या इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद है? तो उस समय हमारा उत्तर सीधा हमें याद होना चाहिए कि यह अनुच्छेद 15 में किसके अंतर्गत आता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत। ये सभी को पता चल जाएगा समानता के अंतर्गत आता है, परंतु उसके संबंध में अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो हमें जरूर याद रखना है कि यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उल्लेखित है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। इसलिए हमें उस समानता के साथ साथ वो समानता जो हमें दी रखी है उसके साथ साथ उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया हुआ है, इसके बारे में भी ध्यान रखना या याद रखना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरी समानता के रूप में हमें जो समानता प्राप्त है वह है लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। इसे हम अवसरों की समानता कहां पर देखेंगे? ताकि लोक नियोजन में अर्थात लोक कल्याण के लिए या जैसे हमने देखा होगा ये कोई सरकारी नौकरी हो, राज्य सरकारियों के अंदर, तो उसमें सभी को समान अवसर दिए जाए। योग्यता तो निर्धारित की जाती है सभी के लिए, परंतु योग्यता के बाद भी समान अवसर सभी को दिए जाए, उसे बोलेंगे लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत किया गया है। अब सबसे मोस्ट जो हमारी समानता आती है, जिसका भारत में सबसे ज्यादा इस पर चर्चा हुई, और वह है अस्पृश्यता या इसको छुआछूत। इसका दूसरा रूप हम या नाम हम ये भी लिख सकते हैं, परंतु शब्द इतना प्रभावी न होता है, इसलिए इस शब्द को अस्पृश्यता शब्द से ही संबोधित या प्रयोग में शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत, और इसे अनुच्छेद 17 के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। ये प्रश्न आ चुका है, अस्पृश्यता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो हमारा उत्तर रहेगा अनुच्छेद 17 या अस्पृश्यता का अंत
का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अब इसमें हमारे भारत में संविधान निर्माण के समय या संविधान निर्माताओं ने यह देखा कि सबसे पहली सामाजिक कुरीतियों के रूप में अस्पृश्यता यानी छुआछूत चारों तरफ फैली हुई थी। तो इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा एक अधिनियम या एक कानून बनाया गया, जिससे हमने कहा अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में ही अस्पृश्यता निवारण के लिए कानून बना दिया गया था। परंतु इसी कानून को, अस्पृश्यता निवारण कानून 1955 को ही बाद में संशोधित करके इसका नाम क्या रख दिया? नागरिक अधिकार अधिनियम रख दिया था। ये भी हमारे सामने एक प्रश्न है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 को संशोधित रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो हम इसको संशोधित रूप में नागरिक अधिकार अधिनियम के नाम से या नागरिक अधिकार निरोधक अधिनियम के नाम से जानते हैं। फिर आगे इसी अस्पृश्यता को आगे हम देखें तो इसमें और एक कानून बनाया जाता है जिसमें जनजाति, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के संबंध में अर्थात एससी और एसटी के संबंध में इसके निरोधक के लिए भी अधिनियम यानी निरोधक अधिनियम 1989 बनाया गया, जिसके द्वारा भी अस्पृश्यता के अंत के लिए यह कानून सबसे प्रभावी एवं कठोर था। कौन सा? एससी एसटी निरोधक अधिनियम 1989। इसको थोड़ा ध्यान रखें कि एससी एसटी निरोधक अधिनियम 1989 जो बहुत कठोर रूप से लागू किया गया, किसके लिए? अस्पृश्यता के अंत के लिए। और इसमें किसी प्रकार के हम किसी भी जाति को लेकर या किसी को भी किसी प्रकार से संबोधित नहीं कर सकते या अस्पृश्यता की भावना नहीं रख सकते, इसे दंडनीय अपराध माना गया है। और इस प्रकार से अस्पृश्यता का अंत जो हमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है। अगली समानता के रूप में हमें जो समानता प्राप्त है और उसमें समानता जो दे रखी है वह है उपाधियों का अंत। क्या? उपाधियों का अंत, जिसे हम देखेंगे अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत देखेंगे या उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसमें उल्लेख है। अब इसमें क्या हुआ? हम सभी जानते हैं उपाधियां क्या होती है। ये ब्रिटिश काल के समय जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था, तो बोले ब्रिटिश काल के समय भारत में अनेक उपाधियां जो हमारे यहाँ के व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी जाती थी। जैसे परंतु जैसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने यह समानता के अधिकार को देखते हुए या समानता के अधिकार को देखते हुए उन्होंने उपाधियों का भी अंत कर दिया और हमारे भारत में अब किसी प्रकार की किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाती है, ध्यान रखें। परंतु दो उपाधियां, एक तो सेना संबंधी और एक विद्या के क्षेत्र में, अर्थात एक तो सेना के क्षेत्र में और एक विद्या यानी जहां पर हम एजुकेशन वगैरह शिक्षा वगैरह जहां प्राप्त करते हैं, यहाँ इन दो उपाधियों को छोड़कर अन्य किसी उपाधियों को हम धारण नहीं कर सकते। और अगर आपको किसी विदेशी उपाधि को भी धारण या विदेश में आप हैं और विदेश में आपको कोई उपाधि प्राप्त होगी तो वहां भी आप देश के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धारण नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इसका उल्लेख है और उसमें हम सेना और शिक्षा के अलावा किसी भी उपाधि को प्राप्त या धारण नहीं कर सकते या नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से समानता का अधिकार जिसका अनुच्छेद 14 से 18 तक हम उल्लेख करते हैं या इसमें समानता के अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद न करना, इसकी समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का अंत तथा उपाधियों का अंत जैसी समानताएं हमें प्राप्त है। अब इसमें से कोई भी प्रश्न आपके बन सकता है, इसलिए हमें इतनी सारी बातों का क्या करना है, ध्यान रखना और हमें ये सारी बातें याद भी रखनी है। बहुत सरल है, थोड़ा सा आइडिया से अगर आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी एक
एक मौलिक अधिकार जिसका हमने अध्ययन कर लिया और वह हमारा है समानता का अधिकार। अब हम दूसरे अधिकार की बात करें तो दूसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसे हम अनुच्छेद 19 से लगाकर 22 तक इसका अध्ययन करेंगे, या अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन सी स्वतंत्रता या कौन से अधिकार, कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख है, तो हमारा यहाँ पर उत्तर रहेगा कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 तक किया गया या में। अब सबसे पहले स्वतंत्रता संबंधी बात करें, सभी जानते ही हैं, फिर भी हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। जैसे समानता के अंतर्गत हमने 1 2 3 4 5 समानताएं देखी, वैसे ही स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है संपूर्ण क्षेत्र के अंदर। तो सबसे पहली स्वतंत्रता के रूप में हमारे सामने है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति जहां भी चाहे वहां पर प्रस्तुत कर सकता है। इसके संबंध में प्रेस भी आती है, प्रेस यानी जहां पर हम अखबार वगैरह जहां हमारे छपते हैं, यानी पत्रकारिता भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। किसके अंतर्गत आती है? विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हम चाहे वह लिख सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि वह किसी धर्म के विरुद्ध हो या देश में किसी प्रकार का सांप्रदायिकता है, ऐसी बात नहीं, परंतु फिर भी हमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 1 क के अंतर्गत। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है वहां पर हमें जो स्वतंत्रता दे रखी है उनको हमने 6 भागों में बांटा है और उन्हें हम अनुच्छेद 19 1 क, अनुच्छेद 19 1 ख, अनुच्छेद 19 1 ग, अनुच्छेद 19 1 ग, अनुच्छेद 19 1 अंग और अनुच्छेद 19 1 च, या इसको ग की जगह च भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें 6 स्वतंत्रताओं के अंतर्गत एक ही 19 क 19 ख 19 ग ग छ छ इस प्रकार की हमें क्या प्राप्त है? स्वतंत्रता प्राप्त है। इनके संबंध में थोड़े से ही कुछ आपको ध्यान में रख रहे हैं। अनुच्छेद 19 1 क 1 ख इस प्रकार से इसके उपभाग किए हुए किसपे? स्वतंत्रता के अधिकार में। तो सबसे पहले स्वतंत्रता हमने देखी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 1 क, जिसमें आपने देखा कि हमें अपने विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम देखेंगे अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, कि आप अगर कोई भी सम्मेलन करना चाहते हैं, कोई भी सभा करना चाहते हैं, तो अस्त्र शस्त्र रहित हो और शांतिपूर्ण ढंग से आप कहीं पर भी अपनी सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। और यह अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत इसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 19 1 ख के अंतर्गत। अब प्रश्न आया अनुच्छेद 19 1 ख के अंतर्गत किसका उल्लेख है? तो आपका उत्तर होना चाहिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 19 1 ख के अंतर्गत किसका उल्लेख है? तो अपन कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। इसी तरह स्वतंत्रता के अधिकार में तीसरा अधिकार हम देखते हैं संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता, कि आप चाहें तो कोई भी आपका छोटा सा संघ या संगठन, आप समुदाय या संगठन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसका निर्माण करने की आपकी स्वतंत्रता। कोई भी आप छोटा सा दल, आप कोई भी अपना कोई समुदाय, कोई छोटा सा संघ या संगठन बना सकते हैं। कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत? तो आप उसके अंतर्गत संघ व समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता के अंतर्गत, जिसका उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 19 1 ग के अंतर्गत किया गया है। अगली स्वतंत्रता के रूप में हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह है सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता। सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता अर्थात हम भारत के किसी भी राज्य में कहीं पर भी अपनी इच्छा से आ सकते हैं और जा सकते हैं, अर्थात इसे हम भ्रमण की स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, कि हम स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं, भ्रमण
भ्रमण कर सकते हैं। कौन सी स्वतंत्रता के अंतर्गत? तो सर्वत्र यानी सभी जगह आने जाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 1 बड़ा के अंतर्गत किया गया है। और इसके बाद अगली जो स्वतंत्रता आती है वह आती है निवास की स्वतंत्रता। निवास का अर्थ रहने की स्वतंत्रता। जिस प्रकार हम भारत के किसी भी राज्य में आ जा सकते हैं, वैसे ही हम भारत के किसी भी राज्य में क्या कर सकते हैं? निवास भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की निवास की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19 भी कह सकते हैं या 6 भी कह सकते हैं के अंतर्गत किया गया है। इसे ABCD इस तरह से भी कहें। फिर हमें जो अंतिम स्वतंत्रता जो प्राप्त है, स्वतंत्रता के अंतर्गत अगली जो स्वतंत्रता प्राप्त है वह है वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता। अर्थात हम रोजगार के लिए, आजीविका के लिए कहीं पर भी कोई भी कार्य, वृत्ति का मतलब कोई भी कार्य एवं व्यापार करने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। परंतु यहाँ ध्यान ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की नशीले पदार्थ या खतरनाक पदार्थों का व्यापार या कार्य आप नहीं कर सकते। आजीविका के लिए कोई भी कार्य या व्यापार करने की आपको स्वतंत्रता है, परंतु साथ ही ये भी ध्यान रखें कि इसमें हमें किसी प्रकार के नशीले पदार्थ या किसी प्रकार के खतरनाक पदार्थों का जो समाज के लिए हानिकारक हो, इस प्रकार के व्यापार और वृद्धि का कार्य हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमें स्वतंत्रता है किसकी? वृत्ति एवं व्यापार की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 1(6) के अंतर्गत हमें प्राप्त है। तो यह तो हमें संपूर्ण भारत में ये तो हमें स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में एक तो ये स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु यह स्वतंत्रता सिर्फ एक ही अनुच्छेद में उल्लेखित है और वह कौन सी है? अनुच्छेद 19 में, और क से लेकर कह सकते हैं अनुच्छेद 19(1) में क से लेकर 6 तक इनका उल्लेख है। इनका उल्लेख स्वतंत्रताओं का, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख, जिसमें विचार अभिव्यक्ति, अस्त्र शस्त्र, समुदाय निर्माण, सर्वत्र जाने आने की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और वृत्ति या पेश व्यापार की स्वतंत्रता, इस प्रकार की स्वतंत्रता तो हमें प्राप्त। परंतु यह स्वतंत्रताओं के अंतर्गत हमें अनुच्छेद 20, 21 और 22 किसके अंतर्गत? स्वतंत्रता के अंतर्गत। ये तो स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 19 की बात की है मैंने कि अनुच्छेद 19(1) में क से लेकर 6 तक हमें इतनी सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। परंतु इसके बाद अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 इसमें जो स्वतंत्रता दे रखी है उन्हें हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में, कौन से रूप में? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में इन्हें हम देखते हैं। किसे? अनुच्छेद 20, 21 और 22 में। अब यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात उसके अंतर्गत क्या आएगा? तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है वह क्या है कि अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के विषय में संरक्षण, कि अगर हम अपराधों के संबंध में कोई जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी हमें चाहिए कि अपराधी कोई व्यक्ति है, तो उस समय उसको सिद्ध जो विषय या अपराध सिद्ध हुआ तो उसके विषय में संरक्षण प्राप्त करने का हमें अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20 के तहत हमें वह प्राप्त है। और इसमें अंतर्गत क्या क्या है बातें? तो जब तक कि उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया हो, उस व्यक्ति को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। तीन बातें ध्यान रखें इसमें। दूसरी, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो एक अपराध पर एक से अधिक बार उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाता। अर्थात अगर आप अपराधी घोषित कर दिए गए और आपको उस अपराध की एक बार सजा मिल गई तो एक ही बार मिलेगी, इसके बाद आपको एक से अधिक बार सजा नहीं मिल सकती। तीसरी बात, अपराध या दोषी संबंधी विषय में संरक्षण अधिनियम के अनुच्छेद 20 में जो बात की है वह तीसरी बात यह है कि अपराध करने के समय जो निर्धारित सजा होगी वही सजा आपको दी जाएगी, चाहे अपराध के बाद में। परंतु अपराध आज की डेट में किया, आज की डेट में उस अपराध के, आज के दिनांक में उस अपराध के विषय में जो भी सजा है वही सजा, चाहे सजा आपको बाद में होगी तो
के लिए हमें यह जो अधिकार प्राप्त है उसे हमने अनुच्छेद 20 के अंतर्गत रखा है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।